अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और लास्ट लेक्चर जो आपने लिया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप क्वेश्चन करें, मैं आपको उसके आंसर दूंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैदावार के इम्कानी ख़त के मुकार होने की वजूहात। एक और चीज़ किसी बच्ची ने पूछा है कि नोट्स से तैयारी हो सकती है। बिलाशुबा नोट्स से तैयारी हो सकती है, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट है। उसमें ये है कि इतना छोटी तफसील दी होती है, चीज़ की इतनी कम दी होती है कि आपको समझ आना मुश्किल है। बस आप रट्टा सिस्टम होता है। तो किताब एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैंने कभी भी नोट्स से तैयारी नहीं की, ना मैं आप अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी कि वो नोट्स से तैयारी करें। और कोशिश करें बुक से ही पढ़ें। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी लेंथी है, नोट्स पे शॉर्ट है, लेकिन इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने बुक की एक एक लाइन को याद करना है, बल्कि आपने तो सिर्फ इसको समझना है। तो बुक में चूँकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल होता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया होता है। आज हम देखते हैं पैदावार के इम्कानी ख़त के मुकार होने की वजूहात। तो जैसे हमने देखा था कि पैदावार का इम्कानी ख़त जो होता है वो हमारे जो वसाइल होते हैं, कितने हमने वसाइल लगाने हैं, 2 वसाइल और 2 अशिया पैदा करने के लिए, वो हमने मफरूज़ात देखे थे। तो वो मकार होता है। मकार का मतलब ये होता है कि ये जैसे हमने पीछे देखा था, ये बिल्कुल ऐसे ही ख़त होता है कि जो कि जिसका रुझान ऊपर की तरफ होता है। ये ज़ीरो जो हमारे पास होता है ये एक्सिस की तरफ नहीं होता। अब इसमें है कि खुराक के हर अगले 1 यूनिट की खातिर कपड़े के पहले से भी ज़्यादा यूनिट को कुर्बान करना पड़ता है। जैसे कि हमने ख़त अदम तरजीह में देखा था कि जब हम एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं तो पहले हम उसके ज़्यादा यूनिट छोड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो यूनिट की तादाद कम होती चली जाती है। जबकि यहाँ हमने देखा कि एक चीज़ को बनाने के लिए जब हम दूसरी चीज़ से कुछ वसाइल निकालते हैं तो पहले हम कम निकालते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन वसाइल को ज़्यादा निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो जो हमारे पास ख़त अदम तरजीह होता है वो इनवर्स दाल शेप होता है, और जबकि ये हमारे पास अगर हम इसको देखें सिंपल आम ज़ुबान में तो ये दाल की शक्ल का होता है। और इसकी वजह यह है कि कपड़े को पैदा करने वाले वसाइल खुराक को पैदा करने वाले वसाइल से अलग हैं, और वसाइल के एक दूसरे के मुकम्मल नेमुल बदल ना होने की वजह से खुराक के मुतबादिल मुसारिफ कपड़े की शक्ल में बढ़ते जा रहे हैं। पैदावार के इम्कानी ख़त के मुकार होने की दूसरी वजह कानून तकलील हासिल है। कानून मुतग़य्यर तनासबात के नाम से आपने पढ़ा था, जिसमें 3 कवानीन है: कानून तकसीर हासिल, तकलील हासिल और इस्तक़रार या यकसानी हासिल। तो तकलील हासिल है यानी कि जैसे जैसे हम इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी पैदावार कम होती चली जाती है। और कानून तकलील हासिल की बदौलत जैसे जैसे वसाइल को कपड़े से निकालकर खुराक में लगाया जाता है तो खुराक के हर यूनिट के बदले बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ना पड़ता है। यानी तकलील हासिल का दूसरा नाम तकसीर मुसारिफ है। हमारे मुसारिफ बढ़ते चले जाते हैं। हम कहते हैं कि हम वसाइल लगाते हैं, ठीक है, आप अपनी जो सरमाया है वो या कपड़ा बनाने में लगा दें या आप उसको खुराक बनाने में लगा दें, लेकिन साथ में हमारे पास लेबर भी है। तो हो सकता है कि लेबर हमारी ज़्यादा ट्रेंड हो खुराक के लिए, ज़राअत में, कपड़ा बनाने में ना ट्रेंड हो सकता है हमारे जो वसाइल हैं वो हमने लगाए हैं खुराक में और कपड़े में, तो जब हम उसको एक से निकाल के दूसरे पे लगाते हैं, यानी कि खुराक से निकाल के कपड़े में अगर हम लगा रहे हैं अपने वसाइल को, अपने सरमाया को, तो हो सकता है हमारे पास इतनी अच्छी मशीनरी ना हो। तो लिहाजा ऐसे होता है कि नॉर्मली जब हम एक जो चीज़ है उससे वसाइल को निकाल के दूसरी चीज़ में लगाते हैं तो हमारे मुसारिफ जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये है कि ये ख़त मुंतकिल भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। सिंपल सी चीज़ नॉर्मली ये ऊपर की तरफ ही हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब पैदावार के इम्कानी ख़त के मुंतकिल होने की 2 वजूहात हैं। एक ये कि नए वसाइल की दरियाफ़्त हो जाए, यानी कि आपने टोटल देखा कि 2 वसाइल हैं हमारे पास मुल्क में और 2 ही चीज़ें पैदा करनी हैं। तो सपोज़ आपके पास जो वसाइल हैं वो टोटल 100 रुपये की हैं, अगर इसको आप आसानी के लिए समझ लें। नए वसाइल दरियाफ़्त हो जाएँ तो इसका मतलब है आपके पास 120-130 रुपये के वसाइल हो गए। तो अब आप पहले से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी की तरक्की हो जाएगी तो अगर आप देखें स्टार्ट में जो लूम्स थी, लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे, खड्डियाँ थी, तो उनसे कपड़ा जो है वो बहुत आहिस्ता बनता था और एक्सपेंसिव बनता था। अब आल्दो मशीनरी एक्सपेंसिव आती है, लेकिन देखें पहले एक दिन में एक सूट नहीं तैयार होता था, आज एक मशीन एक दिन में 100-200 सूट तैयार कर रही होती है। तो ये टेक्नोलॉजी जब आती है तो तब भी पैदावार बढ़
जाती है तो तब हमारा ख़त ऊपर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जब किसी मुल्क में नए वसाइल दरियाफ्त हो या आमदनी पैदाइश मेहनत सरमाया की मिकदार में इजाफा होता है तो दोनों अशिया की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। और ये जो ख़त बाहर निकल गए, यहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास C और D ख़त बन जाता है। लिहाजा मुल्क तरक्की करके या तो पैदावार को E से F तक ले जा सकता है या फिर E से G तक बढ़ा सकता है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा करेगा, तो वो जो चीज़ ज़्यादा पैदा करेगा उसकी तरफ जो है वो रुझान होता चला जाएगा। इस तरीके से अगर कपड़े की पैदावारी टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती है तो कपड़े की तरफ से पैदावार का इम्कानी ख़त बाहर की जानिब घूम जाएगा। इसको पैदावार के इम्कानी ख़त का घुमाव कहते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में तब्दीली और वसाइल में इजाफा एक साथ हो जाए तो पैदावार का इम्कानी ख़त दोनों तरफ से मुंतकिल हो सकता है, मगर ये मुंतकिली मुतवाज़ी नहीं हो सकती। ऐसी मुआशी तरक्की को हम राग़बी तरक्की कहते हैं, क्योंकि अगर वसाइल और टेक्नोलॉजी में तरक्की से किसी ख़ास चीज़ की पैदावार में इजाफा हो जो इस चीज़ को पैदा करने में इस्तेमाल हो तो ये राग़बी तरक्की कहलाती है। यानी कि हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि अगर इसको हम इसकी वजाहत ऐसे कर सकते हैं, हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा हो जाती है, वो फूड में ज़्यादा काम करना चाहती है, तो हमारा ये ख़त यूँ हो सकता है। और अगर हम कहते हैं यही वाला A-B ख़त जो है, और अगर हम कहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा हो गई है, अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा हो गई है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो ये हमारा ख़त यूँ हो सकता है कि हम पहले से की निस्बत अब कपड़ा ज़्यादा बना सकते हैं। और इसी तरह से ये ख़त ऊपर की तरफ भी मुंतकिल हो सकता है, और ऊपर की तरफ मुंतकिल तब होगा जब हमारे दोनों जो हैं वो आमलीन पैदाइश जो हैं वो पहले से ज़्यादा पैदावार देंगे। अब हमारे पास वो चीज़ उन्होंने यहाँ डिफ़ाइन भी आगे डायग्राम्स में की हुई है कि इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया जुज़ियाती मुआशियात के मकासद। जुज़वी या जुज़ियाती मुआशियात, तो इसका ताल्लुक़ वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल से है, यानी कि किस तरह से हम कम मुसारिफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा कर सकते हैं। और अगर हम मुआशियात का जायज़ा लें तो हम ये देखेंगे कि मुआशियात में शौक़ ख़िदमत में चुनाव या बराबर का मुबादला पाया जाता है। चूँकि हमारे वसाइल कम हैं, ख्वाहिशात बेशुमार हैं, तो इसलिए हमें एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करनी है तो उसके लिए दूसरी ख्वाहिश को पसे पुश्त डालना पड़ेगा। और ये मुआशरे की तरजीहात पर मुनहसर है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा मिकदार में रखना चाहते हैं। यानी कि यहाँ खुराक और कपड़ा है। अब हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली कपड़ा भी ज़रूरी है, लेकिन खुराक ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा है। और इसलिए हमारी प्रायोरिटी ये देखेंगे कि हमने किस चीज़ को ज़्यादा पैदा करना है। तो जिन दो बड़े मकासद में चुनाव का सामना करना पड़ता है, कारकर्दगी, इस्तिदाद और मादलत या इंसाफ, मतलब दो बड़े मकासद हैं कि कारकर्दगी या इस्तिदाद की बुनियाद पर और मादलत या इंसाफ की बुनियाद पर। इस्तिदाद से मुराद वो सूरत हाल है जिसमें शौक़ ख़िदमत को कम से कम सारे पर इस तरह से पैदा किया जाए कि मुआशरे के हर फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुहैया हो सके। एफिशिएंसी सिंपल सी चीज़ है कि आप कम से कम अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। वही कि आप जो है वो सिर्फ अपना नहीं सोचना, बल्कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, पूरी मईशत की बात करें, तो किस तरह कम से कम वसाइल में कोशिश करें कि आपका अपना मकसद भी पूरा हो जाए और दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल दस्तयाब हो। अब किसी मुआशरे में मुकम्मल मुआशी इस्तिदाद को हासिल करने के लिए 3 शराइत का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहले है कि यानी कि अगर हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पैदावार में इस्तिदाद, जिसका मतलब यह है कि हर चीज़ को उसके कम से कम मुसारिफ में पैदा किया जाए। यानी इस तरीके के अलावा जब भी चीज़ को पैदा किया जाए तो वो महंगी होगी, यानी कि वो तरीका इस्तेमाल किया जाए उन तमाम तरीक़ों में से जो सबसे सस्ता हो। सिंपल सी चीज़ है, पहले अगर काश्तकारी की बात करें तो बैलों से करते थे और फिर ऐसा ऐसा ट्रैक्टर आ गए। अब कितनी ज़्यादा जदीद मशीनरी आ गई है जिसकी वजह से काश्तकारी जो है वो पहले से आसान और सस्ती हो गई है। तो इस तरह से तो पैदावार में इस्तिदाद हम इस तरह से देखेंगे कि जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं उसको हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में हम लीस्ट पॉसिबल जो है वो सस्ती तरीके की तरफ जाएंगे। फिर दूसरा है सर्फ में इस्तिदाद। इससे मुराद है कि सारिफ अपनी वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल करे, यानी अपनी आमदनी को इस तरह से खर्च करे कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। तो सर्फ में इस्तिदाद आ गई, यानी कि अपनी जो सिंपली जिससे ज़्यादातर हम डील करते हैं, जिसका हमें पता है कि अपनी आमदनी को इस तरह से खर्च किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकें। फिर तखसीस और तबादला की इस्तिदाद थर्ड पे है।
जब मुआशरे का हर फ़र्द वो काम करे जिसको करने की वो सलाहियत रखता है, हर आमले पैदाइश वो चीज़ पैदा करे जिसको वो कम से कम मसारिफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें, तो सार्फिन और आजरीन दोनों के फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। इस सूरत हाल को हम तखसीस और तबादला की इस्तेदाद कहते हैं, यानी कि हर वो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में आपकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर हम वो काम करेंगे, इंटरेस्ट वाला काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम बेहतर तरीके से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और वो काम जिसके लिए आप में एबिलिटी भी नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो काम आपके पास जितना मर्ज़ी टाइम हो, बहुत स्लो हम काम करते हैं। सिंपल सी मिसाल है, नॉर्मली अगर स्टूडेंट को पढ़ाई का कहा जाए तो वो 3-4 घंटे लगा के थोड़ा सा करते हैं, और अगर यही उनके इंटरेस्ट का कोई खेलने कूदने का कोई दूसरा काम, कोई कुकिंग है, जो भी इंटरेस्ट का काम है वो करेंगे, तो वो आधे घंटे में इतना ज़्यादा काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो यही है कि जिसकी वो अहलियत होती है उसमें काम करने की, अगर वो काम उससे करवाया जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ट्रेंड है या अगर किसी में सलाहियत है कि वो काश्तकारी करना चाहता है, वो काश्तकारी कर ले, वो कोई और काम करना चाहता है, तो वो अगर उसको ऑप्शन दी जाए, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ा जाए कि वो जो काम करना चाहता है वो कर ले, तो फिर उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी। इसका दूसरा नाम तफवीज़ की इस्तेदाद भी है। तकवीज़ की इस्तेदाद यानी कि एलोकेटिव एफिशिएंसी है, यानी कि इस वक्त हासिल होती है जब मुआशरे के अफराद एक मुआशी सरगर्मी को बार बार सर अंजाम देते रहो, तो बिलाखिर इस काम करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। सिंपल हम तखसीस कार का जो उसूल है मुआशियात में, उसको हम ऐसे ही लेते हैं कि जब एक बंदा काम करता है, यानी कि अगर आपको सपोज़ आप सिलाई करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अगर वही काम सौंप दिया जाए तो आप उसको इंटरेस्ट से करेंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार करेंगे, एक दिन में 2 सूट सी लिए, 1 महीना लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, आप उस काम को पहले से बेहतर तरीके से कम टाइम में करेंगे। तो ये हमारे पास तखसीस कार होती है। लिहाजा एक मुकम्मल मुआशी इस्तेदाद उस वक्त हासिल होती है जब तीनों इस्तेदाद कार हासिल कर ली जाए। अब हमारे पास दूसरा है मादलत या इंसाफ। जब मुआशरे के अफराद के दरमियान वसाइल की तकसीम मुनसिफाना और अदल की बुनियाद पर हो, तो इसको हम मादलत या इंसाफ कहते हैं, यानी कि वो तमाम लोग जो मुआशरे में रहते हैं उन्हें वो वसाइल मैसर होने चाहिए जो कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी टू डिस्ट्रीब्यूट इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फेयरली अमंग इट्स मेंबर इज़ कॉल्ड इक्विटी। सिंपल सी बात है। और मादलत का मतलब बराबरी नहीं है, मादलत का मतलब है कि पैदावार में जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना ही मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि तमाम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब अगर कहा जाए कि तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए तो ये गलत होगा, लेकिन कोई जितना कंट्रीब्यूट करता है, जितनी मेहनत देता है, कम अज़ कम उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआशरती के अहम मकसद इस्तेदाद और मादलत में चुनाव करना है कि इस्तेदाद और मादलत, क्योंकि अगर मुआशरे की तरजीह इस्तेदाद को बढ़ाना है तो उसे मादलत को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है, काम ज़्यादा लेना है, तो फिर डेफिनेटली उसकी जो मुआवजा है, वेज रेट है, वो निस्बतन कम होगा। और अगर इसे मादलत का हासिल करना है तो इससे इस्तेदाद को खैर बात कहना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने इसकी मिसाल दी, अगर हुकूमत का मकसद ज़राअत के शोबे को तरक्की देना है तो वो वसाइल जो उसने सनत के लिए रखे हैं उनको कम करके ज़राअत की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि ज़राअत की इस्तेदाद को हासिल करने के लिए हमें वसाइल के मुनसिफाना तकसीम को छोड़ना पड़ेगा। जो हमने सनत के लिए वसाइल रखे थे हुकूमत ने, वो भी ज़राअत के लिए कुर्बान करने पड़ेंगे। और अगर मादलत के असूल को अपनाएं तो इस्तेदाद को छोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों को सेम वसाइल दे दिए जाएँ तो फिर वो शोबा उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकेगा। तो फिर आगे है मुआशी इस्तदलाल की खसूसियात। तो मुआशी इस्तदलाल यही है कि हम देखते हैं कि मुआशियात एक इल्म है या फ़न है, क्या मुआशियात एक मुआशरती इल्म है, क्या मईशतदान मुआशरती इल्म मसाइल के हल के लिए कोई इक़दामात तजवीज़ करते हैं या नहीं करते। मुआशियात एक समाजी इल्म है, लिहाजा सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे देख सकते हैं कि मुआशियात जज कर सकते हैं कि मुआशियात एक इल्म है या फ़न है। तो सबसे पहले हम इल्म को देखते हैं। इल्म से मुराद मालूमात का वो बाकायदा और बाज़ाब्ता मजमुआ होता है जो ऐसे हक़ाक़ पर मबनी हो, जिसका मुशाहिदा गैर जानिबदारी से किया जाए और इसबाब व अलल के दरमियान यानी कि इसबाब व नताइज के दरमियान रिश्ता कायम किया गया हो। इल्म से मुराद है कि मालूमात का वो बाकायदा मजमुआ, यानी कि हम देखते हैं इल्म मुआशियात है तो उसमें हम बाकायदा मजमुआ लेते हैं और इसमें हम देखते हैं तलब और कीमत क्या ताल्लुक़ है, रसद और कीमत का क्या ताल्लुक़ है। तो इल्म की 2 शाखें हैं, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हिदायत। इल्मुल हकीकत जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉजिटिव साइंस है, इल्मुल हिदायत को हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। पॉजिटिव साइंस हमारे पास ऐसी होती है कि हालात का जूं का तूं जायज़ा लेकर मुशाहिदा करके उसको एज इट इज़ बयान किया जाता है, अपनी तरफ से कोई राय नहीं दी जाती। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब कीमत बढ़ती है
तो तलब कम हो जाती है, जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। बस यहाँ तक हम बताते हैं, हम ये नहीं बताते कि जब कीमत कम हो जाती है तो तलब बढ़ जाती है तो लोगों को चाहिए कि और ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें। अपनी तरफ से हम कोई स्टेटमेंट नहीं देते, एज़ इट इज़ बयान कर देते। जो हकीकत होती है उसको एज़ इट इज़ बयान कर दिया जाता है, वो इल्मुल हकीकत। और इल्मुल हदायत ये है कि किसी मसले के बुरे नताइज से महफूज रहने की खातिर माहिरीन अपनी राय पेश करते हैं और मुख्तलिफ तदाबीर भी पेश करते हैं और बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर अफरात ज़र बढ़ जाए तो हमारी बेरोज़गारी कम हो सकती है, तो फिर अगर यह बेरोज़गारी बढ़ जाए तो अफरात ज़र कम हो सकती है। तो हालात का जायज़ा लेके ये बयान कर दिया जाता है कि हालात हमें ये बताते हैं कि अगर अफरात ज़र बढ़ती है तो बेरोज़गारी कम हो जाती है, अगर बेरोज़गारी बढ़ती है तो अफरात ज़र कम हो जाती है, तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए ये भी साथ में बताया गया है। अब इसमें हमारे पास है कि मुशाहिदा और पैमाइश, इस अमल को यानी कि हम जो है वो बतौर साइंस ये मकसद होता है कि हकीकी दुनिया में वाक़ होने वाले मौसमी मसाइल का तजज़िया किया जाए और उसके लिए मुनासिब हल पेश किया जाए, यानी कि हम हालात को देखें, जांचें, परखें और फिर हल करें। तो उसके लिए सिंपल से 3 स्टेप्स हैं कि आप कोई भी जब काम है, जब आपको ये कोई काम कहा जाता है जो कि आपको नहीं पता होता, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि ये क्या है, मुशाहिदा करते हैं और पैमाइश करते हैं। मुशाहिदा करते हैं कि अच्छा ये काम क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी नौइयत क्या है। तो अपने इर्द गिर्द वसाइल का मुशाहिदा करते हैं, यानी कि इंसानी कुदरती वसाइल, अशिया खिदमात की मिकदार, हुकूमती अखराजात और टैक्स की पॉलिसी, मज़दूरों की उजरतें और अशिया की कीमतें वगैरह, इन तमाम के मुशाहिदे पे माइश से वो मसाइल की शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं। यानी कि मसला क्या है पहले मुशाहिदा करते हैं, फिर उसकी पैमाइश करते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी है, वो किस हद तक हमारी इकॉनमी पे, मईशत पे असरअंदाज हो सकता है। फिर मॉडल की तश्कील है। मॉडल की तश्कील ये कि फिर उसके लिए जो हम काम करते हैं, जो हम करते हैं कि अच्छा ये मसला है तो ये होना चाहिए, तो उसको हम मॉडल कहते हैं। मॉडल एक बनाते हैं और उस मॉडल को हकीकी दुनिया के मुकाबले में सादा और आसान बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें से मुमिट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा था जितने भी कवानीन हैं, कानून रसद है, कानून तलब है, कानून तकसीर हासिल है, कानून अफादा मुख्ततिम है, तो इन तमाम कवानीन में कुछ मफरूज़ात होते हैं ताकि हमारा ये जो मॉडल है, ये मफरूज़ जो कवानीन है ये आसान हो जाए। तो फिर मॉडल की तश्कील होती है, उसके बाद मॉडल की जाँच होती है कि प्लान यानी कि आप बना लेते हैं। मॉडल बिल्डिंग को आप आम ज़ुबान में प्लान भी समझ सकते हैं। समझने के लिए है कि आप उसको प्लान बनाते हैं। और थर्ड है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है कि आया कहीं कोई मसला तो नहीं है और मॉडल की जो पेशगोई है वो हकीकत से तज़ाद तो नहीं रखती, लिहाजा मॉडल की जांच की बुनियाद पर मौशी कवानीन या नज़रिया बनाया जाता है। तो ये आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत बहुत आसान चैप्टर है, बेसिक्स हैं वो, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको आपको रिवाइज़ करवाया गया है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।